जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने चतुर्थ श्रेणी के साइंस के बारे में। साथियों, संपूर्ण साइंस की बात करेंगे, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो, चाहे धातु अधातु हो, चाहे भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो, अपशिष्ट प्रबंधन, मानव रोग, मानव तंत्र और आनुवांशिकी। साथियों, टॉप मोस्ट यहाँ पर एमसीक्यू लेने वाला हूँ। अभी बता देता हूँ संख्या कितनी रहेगी। 100 प्रश्न अपने रहेंगे साथियों। टोटल 100 प्रश्न आज के सेशन में रहने वाले हैं साथियों। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना, 1 से 100 तक नंबर लिख लेना। विद ऑप्शन में यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। फिर आपको देखना है कि इनमें से अपने कितने सवाल आ रहे हैं, आपको कितने नहीं आ रहे, कितने में आपने स्किप करा या ई ऑप्शन भरा। मेरे भाइयों यहाँ पर बात करूं साथियों, हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। यहाँ पे साथ साथ अपन उनका रिवीजन भी करेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। साथियों देखो, पीपीटी थोड़ी इस प्रकार से रहेगी, थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा आज के दिन। साथियों, अपन ने जो पीपीटीयां बनवाई है वो इसी प्रकार की बनी है साथियों। देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के प्रश्न 1 से 10 तक पूरे 10 प्रश्न लिए प्रकाश के परावर्तन के। मेरे भाई, यहाँ पर जैसे ही टॉपिक आएगा लिखा हुआ रहेगा पूरा सब कुछ। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है साथियों। यहाँ पर बात करें प्रकाश का परावर्तन का, अपन चित्र बनाकर करते हैं। ये माध्यम फर्स्ट होता है, ये माध्यम सेकंड होता है। इसको एक किरण आती है, इसको कहते हैं अपन आपतित किरण। क्या कहते हैं साथियों? आपतित किरण। और ये जब टकराकर वापस जाती है इसको कहते हैं अपन परावर्तित किरण। इसको कहा जाता है साथियों परावर्तित किरण। इस कोण को कहते हैं कोण आई और इसको कहते हैं कोण आर। आई को कहते हैं आपतन कोण और आर को कहते हैं परावर्तन कोण। साथियों, आपतन और परावर्तन कोण होते हैं। अब इसके दो नियम है। इस बीच वाली लाइन को कहा जाता है अभिलंब। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों के तीनों कहां होंगे मेरे भाइयों? एक ही तल में होंगे। जैसे यहां देखो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है मेरे भाइयों? एक ही तल पर स्थित है। दूसरा जो नियम होता है साथियों वो ये कहता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, अर्थात आपतन कोण होगा बराबर किसके? परावर्तन कोण के साथियों। तो यहाँ पर पहला नियम है, लेकिन पहले नियम का ऑप्शन नहीं है साथियों, सीधा सा है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन सा है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन सा हो जाएगा कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। अर्थात आपको ये दिया जाए प्रकाश के परावर्तन में यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो आपसे पूछेंगे बताइए परावर्तन कोण कितना होगा। तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि यदि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो आप मुझे बताइए इसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा मेरे भाइयों। देखिएगा अगला सवाल, समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब कैसी होती है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है ना साथियों, वो किस प्रकार की होती है वो आपको बताना है। समतल दर्पण का मतलब हो गया न तो उसके अंदर प्रतिबिंब छोटा दिखेगा, न ही प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा, जो है जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा मेरे भाइयों। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं साथियों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब पहली बात तो हमेशा कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा साथियों? समान आकार का और सीधा बनेगा। सीधे के साथ हमेशा आभासी होता है। आभासी जहां कहीं भी शब्द दिखे साथियों उसके साथ में हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। जबकि अगर वास्तविक शब्द दिखे तो उसके साथ में हमेशा क्या होता है? उल्टा। उल्टा तो दिखेगा नहीं आपको चित्र। चित्र कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। जितने आप हो उतना ही तो चित्र दिखेगा। ऐसा थोड़ा है कि मेरा चेहरा इतना है और चेहरा इतना बड़ा दिख जाए। तो साथ ही वो बड़ा दिखने वाली आपकी चीजें कौन सी है? अवतल दर्पण है। छोटा दिखने वाला कौन सा है? उत्तल दर्पण है। लेकिन यहां जितना है जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है? साथियों एक बार समझना, उत्तल दर्पण इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आपके उत्तल और अवतल दर्पण कहां काम में लिए जाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ इसमें कितने अक्षर है? सर इसमें तो 3 अक्षर है। इसमें कितने अक्षर है? इसमें 4 अक्षर है सर। तो बड़ा कौन है? सर ये बड़ा है। छोटा कौन है? ये सर ये छोटा है। अरे भाई जब छोटा है तो वो छोटा दिखाएगा, जो बड़ा है तो वो बड़ा दिखाएगा। ये क्या करेगा? छोटा है तो क्या करेगा मेरे भाइयों? छोटा है तो क्या करेगा? ये छोटा दिखाएगा। और बड़ा है तो क्या करेगा? बड़ा दिखाएगा। ये छोटा है तो छोटा दिखाएगा
और ये बड़ा है तो बड़ा दिखाएगा। अर्थात जब कभी भी आपको बड़ा आकार की कोई चीज देखनी है तो अवतल दर्पण काम में लेंगे, यदि आपको छोटी चीजें देखनी है तो उत्तल दर्पण को काम में लेंगे। देखो शेविंग मिरर में काम में लिया जाता है क्या? शेविंग में तो अपन अपना चेहरा बड़ा करके देखने के लिए काम में लेते हैं, तो बड़े में तो आपके अवतल दर्पण होगा। गाड़ियों के पीछे वाहन देखने के लिए, जैसे ये आपकी 4x4 थार है, यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ साइड मिरर। अब पीछे भाई साहब इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, पीछे इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, वो क्या कर रहा है आपके इतना बड़ा ट्रक होकर के भी इसके अंदर क्या आ गया, वो इसके अंदर आ गया। तब कहने का मतलब है कितनी भी बड़ी वस्तु हो उसका छोटा प्रतिबिंब कौन दिखाएगा? हमेशा उत्तल दर्पण दिखाएगा। तो गाड़ियों के पीछे देखने वाले के जो साइड मिरर लगा होता है ना साथियों, उसमें कौन सा होगा? आपके उत्तल दर्पण होगा। अगला देखिएगा, अवतल दर्पण किस प्रकार की किरणें समांतर होती है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का भी समझना मेरे भाइयों एक बार वापिस। इसमें कौन अपसारी होगा, कौन अभिसारी होगा? अवतल होगा एक तो दर्पण ये जैसे, और एक हो गया ये जैसे कि मैंने मान लिया। साथियों अवतल और एक मान लो उत्तल। अब ये सर ये पता कैसे चलेगा कौन अवतल है और कौन उत्तल है? साथियों सीधा सा है। आपने अगर मेरी क्लास ली है पहले, शॉर्ट क्लास है, उसमें मैंने साफ साफ बताया था साथियों कि जिसका एक का मतलब हो गया अंदर वाला भाग वक्रित है और ऊ का मतलब हो गया उभरा हुआ भाग आपके परावर्तक पृष्ठ है। अंदर वाला भाग क्या है मेरे भाइयों? परावर्तक पृष्ठ है, और उभरा हुआ भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो उसको आपके ये कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। अगर उभरा हुआ भाग है तो उत्तल हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ अगर बाहर कलर कर दो, प्रकाश की रोशनी आई, टकराई, टकराकर वापिस इधर निकल गई। यहां प्रकाश की रोशनी आई, टकराई, टकराकर इधर निकल गई। तो इस घटना में देखिएगा आप, जितने भी प्रकाश किरणें हैं वो एक जगह मिल रही है, और अगर मिल रही है तो उसको अभिसारी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है साथियों? अभिसारी। और यहां पर देखिएगा इसमें ये जो अंदर वाला भाग है ये वक्रित हो जाएगा। प्रकाश की रोशनी यहां से आ रही है और ये टकराकर इधर निकल रही है, इधर से आ रही है इधर निकल रही है, इधर से आ रही है रोशनी और इधर निकल रही है। जब इनको पीछे बढ़ाया तो एक जगह मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात ये क्या है साथियों? फैल रही है तो आपके अपसारी है, और एक जगह आपके आपतित हो रही है तो इसको अभिसारी कह देंगे। तो राइट आंसर हो गया अभिसारी साथियों। दर्पण सूत्र क्या है मेरे भाइयों? तो साथियों दर्पण और लेंस दोनों में से किसी का भी सूत्र पूछा जा सकता है। सिंपल सा सूत्र देखिएगा सर, 1/f बराबर 1/v, निशान हटा दो, 1/u, और 1/f बराबर 1/v 1/u। सर दर्पण कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा? जैसे मैं इसको दर्पण लिख देता हूं और ये लेंस लिख देता हूं। अब ये बताओ नाम बड़ा किसका है? दर्पण का है साथियों, 3 अक्षर का है। लेंस नाम 2 अक्षर का ही है। जब नाम 3 अक्षर का बड़ा है साथियों, तो जिसका नाम बड़ा होता है उसके बीच में प्लस का चार्ज रहेगा, जिसका नाम छोटा है उसके बीच में नेगेटिव चार्ज रहेगा। अर्थात दर्पण का सूत्र पूछा है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर आपसे लेंस का सूत्र पूछे तो 1/v माइनस 1/u बताना है मेरे भाइयों। आपतन और परावर्तन कोण किसके बराबर होते हैं? सदैव समान होते हैं। अभी अपन ने पहला जो अपन ने शुरू वाला पहला सवाल करा था जहां पे आपतन और परावर्तन कोण क्या होंगे मेरे भाइयों? सदैव समान। रे ट्रेसिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है साथियों? रे ट्रेसिंग का उपयोग कहां किया जाएगा? अब साथियों अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक कहते हैं कि सर ये प्रश्न हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है साथियों कि प्रकाश की चाल का ऐसा अपना कोई टॉपिक है ही नहीं सिलेबस में, तो ये तो होगा ही नहीं। रंगों को अलग अलग करने में साथियों, रंगों को अलग अलग करने में तो वर्ण विक्षेपण की घटना आती है, जहां इंद्रधनुष बनता है। श्वेत प्रकाश को अपन प्रिज्म में से निकालते हैं बाहर तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उस घटना को अपन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऊर्जा को नापने में अपने सिलेबस में नहीं है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताने में कि जैसे ये जो प्रतिबिंब है अभी अपन ने बनाया था कि इस प्रकार का प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब आई टकरा कर गई इधर गई, तो ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस दूरी पे बन रहा है। कहां बन रहा है? फोकस दूरी और वक्रता के अंदर ओ के बीच बन रहा है। कहां कहां पे बन रहा है इसके बारे में स्थिति बताने के लिए रे ट्रेसिंग का उपयोग किया जाता है साथियों। अगला देखिएगा, देखिएगा पेरिस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है साथियों? पेरिस्कोप में किसका उपयोग किया जाएगा? क्या उत्तल दर्पण काम में लिया जाएगा, क्या अवतल दर्पण काम में लिया जाएगा, क्या समतल दर्पण या लेंस काम में लिया जाएगा? पहली बात तो साथियों सीधा से याद रखना कि लेंस ही काम में लिया जाएगा। इसमें कौन सा काम में लिया जाएगा साथियों? लेंस ही काम में लेंगे, सीधा से ध्यान रखना। पेरिस्कोप में क्या होगा? पहले लेंस नहीं, दर्पण। पेरिस्कोप क्या होता है साथियों? टकराकर आती है रोशनी और अपन को दूसरा चित्र सामने वाला दिखाई देता है।
दूसरा दिखाई देता है, तो दिखाई तो कब देगा, दर्पण में देगा। तो दर्पण अब 3 आ गए साथियों, कौन से में देखा, क्या बड़ा दिखाई देता है, क्या छोटा दिखाई देता है, या जैसा है वैसा दिखाई देता है। इसमें तो छोटा दिखाई देता है। अवतल में आपके बड़ा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नाम ही बड़ा है इसका। इसका समतल है, जो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। तो साथियों पेरिस्कोप में अपन जो जैसा है वैसा ही दिखाई देना चाहिए अपन को, और वैसा ही दिखाई देता है साथियों। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है साथियों, अवतल दर्पण बड़ा करके दिखाता है, तो वाहनों के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण हो गया। दूरबीन में क्या होता है साथियों, दूरबीन में अपन दूर की चीजों पास वगैरह देखने के लिए लेंस काम में लिया जाता है, दर्पण काम में नहीं होगा मेरे भाइयों, ध्यान देना। प्रयोगशाला में भी लेंस काम में लिया जाता है, दर्पण काम में नहीं होता है। तो यहाँ बाल श्रृंगार हो जाएगा कि बालों को श्रृंगार करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला है परावर्तन में किरण किस नियम का पालन करती है, ऊर्जा संरक्षण का करती है क्या, परावर्तन के नियम का करती है क्या, अपवर्तन के नियम का, विसरण क्या। भाई साहब जब परावर्तन की बात हो रही है तो अपवर्तन तो आएगा ही नहीं, ऊर्जा संरक्षण आएगा ही नहीं, विसरण आएगा ही नहीं, तो कौन हो जाएगा, परावर्तन का नियम पे ही यह पूरी आधारित होती है मेरे भाइयों। अगला देखिएगा धातु अधातु साथियों। साथियों धातु अधातु की अगर बात करें तो धातु और अधातु के सामान्य से बात करें तो आपको याद रखना, धातु से मेरे भाइयों लोहा याद रखना है। क्या याद रखना है, लोहा। और अधातु का मतलब लकड़ी। अब लोहे के जितने भी गुण है वो आपके धातु के गुण है, चाहे वो कैसा भी हो। और अगर वो लकड़ी है के गुण है, वो अधातु के गुण है, कैसा भी हो साथियों। अगर बात करें तो कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। साथियों धातु हमेशा ठोस स्थिति में होती है, लेकिन कुछ एक धातु है जिसके अंदर सबसे मेन है पारा, अपवाद है। क्या है साथियों, अपवाद है। इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि धातु कमरे के ताप में भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातु है जैसे मैंने कहा लोहा मानते हुए करना, तो धातु तो ठोस होती है, लेकिन ये क्या हो जाती है आपके कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। अधातु का कौन सा गुण है साथियों, क्या ये ऊष्मा की चालक होती है क्या, अधातु लकड़ी तो ऊष्मा की चालक नहीं होगी। तन्य होती है क्या, क्या इसको चोट मारने पर ये लंबी हो सकती है क्या, नहीं होती साथियों। चमकदार होती है क्या लकड़ी, नहीं होती है। धातु में भंगुरता का गुण पाया, जैसे ये धातु हो गई, इसको अगर आपने बाहर से चोट मारी तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जैसे कोयला होता है, लकड़ी होती है। तो इसी को कहते हैं भंगुरता मेरे भाइयों की, क्या कहते हैं इसको, भंगुरता कहते हैं। धातु बिजली के अच्छे चालक क्यों होते हैं साथियों, धातु के अंदर साथियों मुफ्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुफ्त अवस्था में पाया जाता है, और बिजली के अंदर क्या होता है साथियों, मुफ्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अर्थात धातु और बिजली के अच्छे चालक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है साथियों। हीरा किसका अपर रूप है साथियों, क्या सोने का है, कार्बन का है, लोहे का है, या चांदी का है। साथियों हीरा किसका अपर रूप है, कार्बन का। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, 3 कार्बन के क्या है साथियों, अपर रूप है। अगला पेज पे देखिएगा, कौन से अधातु कीटनाशक है साथियों, कीटों का नाश करने वाले अधातु कौन सी है, कीटों का नाश करने वाले साथियों, कीटों का मतलब कीटों को मारने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले। तो साथियों कौन सी हो जाएगी, सीधा से हो जाएगा क्लोरीन। ऑक्सीजन कभी नुकसान पहुंचाते नहीं है, हाइड्रोजन पहुंचाएगी नहीं, नाइट्रोजन अपन खाद के रूप में काम में लेते हैं। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है साथियों, बहुत बार पढ़ा है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है साथियों, अपवाद है ध्यान रखना। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यह है क्या, अधातु होते हुए भी साथियों धातु विद्युत की सुचालक होती है, और ये अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। अपवाद याद रखना मेरे भाइयों। कौन सा धातु सबसे हल्का है, सबसे हल्का धातु कौन सा होगा साथियों, लिथियम होगा। कौन सा धातु सबसे हल्का होगा साथियों, लिथियम धातु सबसे हल्का हो जाएगा मेरे भाइयों। कौन सा अधातु जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, अब जीवित कौन सा अधातु जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब जीवित जीव जंतुओं के लिए कौन सा आवश्यक है, क्या क्लोरीन जरूरी है, क्या ऑक्सीजन जरूरी है, क्या हीलियम जरूरी है, क्या आर्गन जरूरी है। साथियों ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। पित्तल किसका होता है साथियों, पी-ता-जी। पी का मतलब हो गया पित्तल, ता का मतलब हो गया तांबा, और जी का मतलब हो गया जिंक मेरे भाइयों। तो पित्तल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का है। तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता हो गया साथियों, तांबा और जस्ता हो गया सीधा सीधा, तांबा और जस्ते का अपर रूप है साथियों। अगला देखिएगा, एक सेकंड साथियों, इस्पात किसका मिश्र धातु है साथियों, इस्पात। साथियों बात करें इस्पात, इस्पात का मतलब बात करें साथियों सीधा सीधा अपने की, इस्पात के मतलब लोहे का जो अपर रूप होता है वो किसका है साथियों, ये अपने मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी है,
तो एक तो लोहा से ही रहेगा साथियों, इस्पात हमेशा लोहे से रहेगा। उस लोहे में साथियों उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपन उसमें क्या मिलाते हैं साथियों, कार्बन की मात्रा मिलाते हैं, जिससे ये क्या करता है, इस्पात क्या क्या करती है, मिश्र धातु के रूप में बनकर इस्पात बन जाती है। कौन सा धातु गर्मी का सबसे अच्छा चालक, गर्मी का नहीं साथियों, यहाँ पर याद रखना विद्युत का, इसका है मेरे भाइयों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा, चांदी, जिसके अंदर ये विद्युत की सबसे अच्छी सर्वोत्तम चालक कौन है साथियों, चांदी है। बहुत बार हजारों दफा ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखो साथियों 22वां, नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है साथियों। नाइट्रोजन का भी अपन ने जस्ट पीछे वाले पीपीटी में देखा साथियों, आपको बताया कि मैंने नाइट्रोजन कहाँ काम में आएगी। यहाँ पर मैंने ये जो नाइट्रोजन था इसके बारे में बताया कि नाइट्रोजन तो खेतों में क्या होती है साथियों, उर्वरक के रूप में खाद बनाने में काम आती है। तो खाद बनाने में आपके नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु बिजली के तार बनाने में प्रयोग किया जाता है साथियों, बिजली का तार बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाएगा, सीधा सा सवाल है साथियों, तांबा का, एल्यूमिनियम का, लोहे का या फिर चांदी का। अब साथियों आप कहोगे कि सर लोहे से भी, तांबे से भी, एल्यूमिनियम से भी है, चांदी, चांदी तो आप काट दोगे, लोहा काट दोगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर चांदी कर, एल्यूमिनियम करें या तांबा करें साथियों, एल्यूमिनियम करें या तांबा करें। तो साथियों आपने देखा होगा तांबे के तार, कॉपर, कॉपर वाले तार वायरिंग जो होती है काफी मजबूत होती है, एल्यूमिनियम की भी होती है, लेकिन साथियों कॉपर वाली जो वायरिंग होती है ना बहुत मजबूत होती है। इसलिए बिजली के तारों में आपने देखा होगा जो घरों में काम में लेते हैं ना वाइट, उनके अंदर छोटे छोटे तार होते हैं, वो सब किसके हैं साथियों, तांबे के। और आपने जो अपने पंखे वगैरह होती है, इनकी मोटर वगैरह बनी हुई होती है, वो भी किसकी होती है साथियों, तांबे की बनी हुई होती है। सल्फर का उपयोग कहाँ होता है साथियों, दवाइयों में, बिजली में, टॉर्च में या चौक बनाने में साथियों। सल्फर का उपयोग कहां पर होगा साथियों, दवाइयां बनाने में होगा। सल्फर का उपयोग कहां पर हो जाएगा साथियों, दवाइयां बनाने में। अगला देखो, धातु को मारने पर, मारने का मतलब हो गया आपको चोट मारने पर या आघात, आघात मारने पर। जैसे अपन लोहे का एक टुकड़ा ले लिया साथियों, ये लोहे का टुकड़ा है, अब इसके ऊपर मैं बार बार चोट मारूंगा, थोड़ी देर बाद में इतना हो जाएगा, फिर मैं मारता गया चोट साथियों, फिर थोड़ी देर बाद में इतना हो गया, मैं और मारता गया तो साथियों थोड़ी देर बाद में इतना बड़ा हो जाएगा। अर्थात धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। सोने का याद रखना मेरे भाइयों, 1 ग्राम सोने को खींचकर, 1 ग्राम सोने को खींचकर आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, 1 ग्राम सोने को, अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है, अभी के समय अगर मैं बात करूं साथियों, 10 ग्राम सोने का भाव क्या है, 1 लाख है। तो 1 ग्राम सोना कितने का हुआ, 10,000 का हुआ। उस 10,000 के सोने के पतले से तार से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। इतना तन्य धातु होती है आपके सोना साथियों। कौन सी धातु चमकदार होती है साथियों, बहुत बार पढ़ रखा, आयोडीन। एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ होता है, हवाई जहाज बनाने में होता है क्या, पानी गर्म करने में होता है क्या, घड़ी बनाने में, टॉर्च में होता है क्या, तो हवाई जहाज बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु नमी से जल बनाता है, नमी से जल कौन बना देगा साथियों, क्या हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। नमी से जल बना देता है मेरे भाइयों, नमी से जल कौन बना देगा साथियों, सीधा सा है कि नमी से जल बनाने वाला कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑक्सीजन बना सकता है क्या आपके, हाइड्रोजन बना सकता है क्या, क्लोरीन बना सकता है क्या साथियों, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। कौन बना सकता है साथियों, जल, जल का मतलब हो गया सूत्र H2O। अब आप कहोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए मेरे भाइयों, लेकिन ऑक्सीजन ही, अब यहाँ क्या दे रखा, नमी, नमी के अंदर क्या होती है साथियों, हल्की फुल्की जो हवा होती है ना, वो बिल्कुल ठंडी पानी सी रहती है, तो उससे जल बनाने की क्रिया है जो ऑक्सीजन करेगा। पोटेशियम को कैसे संग्रहित किया जाता है साथियों, ऑप्शन अगले पेज पे है। पोटेशियम को कैसे संग्रहित किया जाता है वो बताना है आपको। पानी में नहीं मेरे भाइयों, मिट्टी में, हाँ अच्छा सॉरी, मिट्टी के तेल में, तेल में या फिर मिट्टी के तेल कह सकते हैं मेरे भाइयों, मिट्टी का तेल, जिसको अपन केरोसिन भी कहते हैं अपनी भाषा में। ये इसलिए रखा जाता है साथियों क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय धातु होती है, अधिक क्रियाशील धातु है। अगर इनको आप खुले स्थान में रखोगे तो ये आग पकड़ लेती है साथियों, क्या करती है, आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको क्या रखा जाता है मेरे भाइयों, खुले स्थान पर रखा जाता है। अगली बात करूं, धातुओं का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है मेरे भाइयों, धातुओं पर जंग लगना। अब साथियों अगर जंग लग रहा है तो ये किस प्रकार का, भौतिक है या रासायनिक है। क्या जंग लगने के बाद में धातु को वापस पहले रूप में लाया जा सकता है क्या, नहीं लाया जा सकता मेरे भाई, इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है साथियों। देखिएगा अगला टॉपिक देखो यहाँ पर, भौतिक और रासायनिक। साथियों भौतिक के अंदर क्या होता है,
अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है स्थायी, एक बार अगर बदल गया तो बदल गया भाई साहब, इसके बाद वो किसी की नहीं सुनता। वो कहता ना पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो ये एक बार अगर इसने कमिटमेंट कर दी, वो फिर किसी की नहीं सुनता। कि एक बार मैंने अगर दूध से दही बना दिया तो कोई माई का लाल वापिस दही से दूध नहीं बना पाएगा। उसी को अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर आपने कह दिया कि एक बार साथियों बर्फ से पानी बन गया तो पानी से वापस बर्फ बना दूंगा, उसी को अपन कह देंगे साथियों भौतिक परिवर्तन कह देंगे। बस इतना सा लॉजिक याद रखना, हर एक सवाल हो जाएगा साथियों। इसके फटाफट देखो सवाल। बर्फ का पिघलना भौतिक हो गया, बर्फ से आप पानी वापस बना सकते हो। लोहे पे जंग लगना साथियों रासायनिक परिवर्तन हो गया। कांच का टूटना, कांच टूटना और साथियों वापस जुड़ना भौतिक परिवर्तन हो गया। कागज का जलना, जलना साथियों, जलना शब्द जहां कहीं भी दिखे वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जल में नमक घुल जाता है साथियों, नमक घुल गया, थोड़ी देर रखोगे गर्म वगैरह करके वापस आप इसको बना सकते हैं, तो ये हो गया आपके भौतिक परिवर्तन साथियों। थोड़ा सा इसको फास्ट लेते हैं साथियों क्योंकि सरल टॉपिक है ये। दूध का फटना, दूध फट गया तो साथियों वापस बना सकते हो क्या? उससे दूध नहीं बना सकते, ये रासायनिक हो गया। चीनी का पानी में घुलना, चीनी घुल गई तो इससे वापस चीनी बनाई जा सकती क्या? हाँ बनाई जा सकती है, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। लकड़ी काटना मेरे भाइयों, लकड़ी जलाना अगर होता, ये काटना है तब तो भौतिक है। अगर होता लकड़ी जलाना, लकड़ी जलाना अगर जला दी साथियों तो जला दी तो वापस तोड़ना आ जाएगी, तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा मेरे भाइयों। कोयला जलना, जैसे ये देख लो कोयला जलना क्या हो गया आपके? रासायनिक। बर्फ से जल का बनना भौतिक हो गया साथियों। अब है अपशिष्ट प्रबंधन के साथियों, यहाँ पर ये भी मोस्ट है साथियों, बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं अपशिष्ट प्रबंधन के, बहुत कम साथियों। किताबों में मैंने ढूंढने की कोशिश करी, बहुत कम, ना के बराबर प्रश्न मिले। तो फिर ये जो अपने 9th 10th की बुक्स है साथियों, वहां से प्रश्न लिए हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाइयों? प्रदूषण को बढ़ाना। क्या मेरे भाइयों? अपशिष्ट प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, कचरे का मैनेजमेंट करना है। तो क्या इससे प्रदूषण बढ़ेगा क्या? नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। संसाधनों का संरक्षण करना होगा क्या? ऊर्जा की बर्बादी साथियों, नेगेटिव ऑप्शन तो काट दो। स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाना, अरे भाई साहब बढ़ाएगा कैसे? ये संसाधनों को क्या करेगा? संरक्षण देगा। घरेलू कचरे का सही निपटान कैसे किया जाता है? घर पे जो कचरा बच गया उसका सही निपटान कैसे होगा मेरे भाइयों, वो बताना है आपको। खुले में फेंक दोगे क्या घर का कचरा? नहीं फेंकेंगे भाई साहब, ये तो गलत हो गया। जला दोगे क्या? नहीं जला सकते, क्या पता उसमें प्लास्टिक को कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले और वो वायुमंडल में मिले, कल को हमारे शरीर में खराबी हो, ऐसा भी नहीं करेंगे। गड्ढा खोद के उसे दबा देंगे, या पुनः चक्रण, साथियों पुनः चक्रण प्लास्टिक के लिए है, बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा? अपशिष्ट में गड्ढे में दबाना। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण क्यों आवश्यक है मेरे भाइयों? यह नष्ट होने के योग्य है, यह नष्ट होने नहीं योग्य है, ये जल में घुल जाता है, ये खाद बनाता है। तो प्लास्टिक क्या करते हैं मेरे भाइयों? ये जल में, ये नष्ट होने योग्य नहीं है, इसलिए इसका पुनर्चक्रण करो। कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है साथियों? जैव अपशिष्ट से बनाई जाती है, जीव जंतुओं से क्या बनाई जाती है? कंपोस्ट खाद। और अगर वो पूछे वर्मी कंपोस्ट मेरे भाइयों, वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट किससे बनाई जाती है? आपके केंचुए से। वर्मी कल्चर कहते हैं जिसको केंचुए की बनाई जाती है। बायोगैस किससे बनती है साथियों? धातु से, लोहे वगैरह से नहीं, पानी से नहीं, पेट्रोल से नहीं, पशु का मल हो गया, गोबर हो गया, इनसे जैव कचरा हो गया, फल सब्जी वगैरह के छिलके हो गए, इनसे ये बायोगैस बनती है। चिकित्सकीय अपशिष्ट का निपटान, चिकित्सकीय अपशिष्ट का मतलब हो गया जो हमारे, अपशिष्ट का मतलब तो क्या होता है? हमारा किसी काम का नहीं है, जैसे सुई हो गई, दस्ताने हो गए, उन्होंने कोई टेबलेट दी, उसके छिलके हो गए, ये सब साथियों कहाँ क्या करोगे आप? खुले में फेंक दोगे? नहीं भाई, खुले में क्यों फेंकेंगे? नालियों में डाल दोगे? नहीं डालेंगे। नदी में भाई साहब नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर ये कर देंगे अपन जलाना या सुरक्षित। 3R का अर्थ क्या है साथियों? 3R, पहला, दूसरा और तीसरा साथियों। पहले का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब हो गया साथियों कम कर दो। रीयूज, रीयूज का मतलब है दोबारा काम में लो साथियों। एक होता है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, जो आपने काम में ले लिया उसी को वापस दोबारा काम में लो। तो ये रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसी में एक टॉपिक और है जैव निम्नीकरणीय और एक अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय का मतलब तो होता है साथियों जीव जंतुओं के द्वारा सड़ गल जाएगी, और अजैव का मतलब होता है सड़ेगी गलेगी नहीं मेरे भाइयों। अब है मानव रोग। टीबी किसके जीवाणु से होता है साथियों? पहली बात तो जीवाणु और विषाणु के साथ सीधे सीधे याद रखना कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, जीवाणु से होने वाले रोग याद रखने आपको। और एक होता है विषाणु, विषाणु को इंग्लिश में कह देंगे साथियों वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन किससे रोग होता है साथियों, अपन ने पूरी ट्रिक सहित में पढ़ाया था, आप वहां जाकर के एक बार देख सकते हैं साथियों। पूरी की पूरी ट्रिक से अपन ने लिखवा रखा है साथियों।
पीछे जाने का कारण ये साथियों, एक बार देखना भी पड़ता है कि कैमरा कहीं बंद तो नहीं हो गया अपने फोन का। कई बार ऐसा होता है हीट ऑफ द मोमेंट कि फोन गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से फोन क्या होता है साथियों, बंद हो जाता है, और हम यहाँ पढ़ाते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि 10 मिनट पहले ही फोन बंद हो गया। इसलिए हम बार बार पीछे जाकर के देख रहे हैं मेरे भाइयों। टीबी, टीबी साथियों होती है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस से होती है आपके टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस से साथियों। साल्मोनेला टाइफी होता है, इससे होता है साथियों टाइफाइड, टाइफाइड। प्लाज्मोडियम होता है जो साथियों, इससे होता है आपका मलेरिया वगैरह साथियों। अगले देखो, एड्स किसके कारण होता है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रोग ये पूछे जाते हैं ज्यादातर कौन किससे होता है। एड्स किससे होता है, वायरस, HIV वायरस। एड्स की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मेरे भाइयों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस साथियों। मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम के कारण होता है साथियों, अलग से प्रोटोजोआ भी कहते हैं इसको। डेंगू किससे फैलता है साथियों, एडिज, मादा एडिज अगेप्टी मच्छर से, मादा एडिज अगेप्टी मच्छर उसका नाम। काली खांसी किस जीवाणु से होता है साथियों, बॉर्डरटेला, पर्टुसिस, माइकोबैक्टीरियम, ये तो अभी टीबी का बताया, साल्मोनेला टाइफी का है, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होगा साथियों। ये दो अगर आपको नहीं आ रहे, अब अगर मैं सर मुझे तुक्का लगाना मुझे नहीं आ रहा सर, अब क्या करूं साथियों, क्रॉस मेथड भी अपना सकते हैं कि ये दो मुझे 100% पता है, ये दो नहीं होंगे। अब इन दो में से मैं अगर तुक्का लगाना चाहूं, सर बार्डेटेला पर्टिसुस, पर्टिसुस का नाम सुना है मैंने कहीं ना कहीं, लेकिन ये स्ट्रेप्टोकोकस, ये आपके कोकस का नाम मैंने कहीं नहीं सुना, तो इसका राइट आंसर भी साथियों बार्डेटेला पर्टिसुस होगा। अगला देखो, टिटनेस किसके कारण होता है साथियों, टिटनेस किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण साथियों। देखो टेटनी से टिटनेस होता है, प्लाज्मोडियम के कारण नहीं होता, वायरस के, फंगस, फंगस से दांत घास खुजली वगैरह गंजापन वगैरह ये होते हैं। पोलियो किसके कारण होता है साथियों, पोलियो किसके कारण होता है, आपके वायरस, पोलियो वायरस से ही होता है, हाथ और पैर में होता है साथियों खास तौर पे। जन्म के बाद होता है साथियों, जन्म के समय पोलियो नहीं होता। चेचक का टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था मेरे भाइयों, किसने, एडवर्ड जेनर ने। साथियों फटाफट रिवीजन करना है इनका, जो समझाने वाली चीजें रहेगी तो साथियों मैं जरूर समझाऊंगा आपको। कैंसर किस प्रकार की बीमारी है साथियों, ये असंक्रमणीय, आगे से आगे नहीं बढ़ती है। क्या ये बैक्टीरियल जीवाणु से होती है, नहीं। क्या ये वायरल आगे से आगे फैलती है, क्या ये फंगल है, नहीं साथियों। ये क्या है, असंक्रमणीय। पीलिया किस अंग से संबंधित है साथियों, एक तो होता पोलियो, ध्यान रखना, पोलियो हाथ पैर का है, पीलिया आपका लीवर का है साथियों, पीलिया किसका है, लीवर का है साथियों, ध्यान रखना। डिप्थीरिया किससे फैलता है साथियों, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से या प्रोटोजोआ से साथियों। डिप्थीरिया किससे फैल जाएगा, आपको ये याद रखना साथियों। सीधा सीधा अगर मैं बात करूं डिप्थीरिया के साथियों, डिप्थीरिया किससे फैलेगा आपके, डिप्थीरिया सीधी सी ट्रिक है साथियों, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया डीएनटी का टीका, डीएनटी का टीका ऐसा कुछ है, डिप्थीरिया, निमोनिया, तपेदिक, काली खांसी और इस प्रकार से। तो डिप्थीरिया हो जाएगा आपके जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हो जाएगा साथियों। इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है साथियों, इन्फ्लुएंजा क्या ये प्रोटोजोआ से होता है, नहीं होता मेरे भाइयों, फंगस से नहीं होगा। वायरल यानी वायरस आगे से आगे फैलता है, क्या, हाँ मेरे भाइयों ये आगे से आगे फैलने का बीमारी है साथियों, ध्यान रखना। इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरल बीमारी है, आगे से आगे फैलती है। खसरा किससे फैलता है मेरे भाइयों, खसरा क्या है, छोटे डीएम का खास चैप्टर साथियों, मेरे जो लिखा हुआ है आपने मेरे नोट्स लिए होंगे तो लिखा होगा, छोटे डीएम का खास चैप्टर, ये पूरी की पूरी आपके वायरस की आपके क्या है, ट्रिक है। छोटे डीएम का खास चैप्टर साथियों, अलग अलग सबके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसी पर जैसे डीएनटी का वैसे साथियों। कुष्ठ रोग किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से, प्लाज्मोडियम से, वायरस से या फिर फंगस से साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ वगैरह साथियों, इससे तो नहीं है, तो ये किससे हो जाएगा साथियों। अगर मैं कुष्ठ रोग की बात करूं साथियों, जिसके अंदर पूरा शरीर खराब हो जाता है, दांत खाज खुजली वगैरह, तो साथियों एक तो ये होता है कि फंगस, और फंगस से कवक से भी तो होता है दांत खाज खुजली साथियों। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग का मतलब हो गया इंग्लिश में इसको टीबी ही कहा जाता है मेरे भाइयों, टीबी। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है साथियों, लेप्राई नहीं है। एनीमिया किसकी कमी से होता है साथियों, एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है, लोहा तत्व की कमी से होता है शरीर में। अगला देखो यहाँ पे, गलकंड रोग, गलकंड किसकी कमी से होता है साथियों, गलकंड रोग किसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से होता है, सबको पता है साथियों। गेंडा रोग भी कह सकते हैं इसको,
रक्तचाप किस अंग से जुड़ा रोग है? रक्तचाप, बीपी जो है आपकी हाई हो जाती है, कम हो जाती है, ये हृदय से संबंधित है मेरे भाइयों। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, ये साथियों। हृदयघात किस कारण से होता है? आपका हृदयघात कब होगा? जब धमनी और सीरा में जो रक्त बहता है मेरे भाइयों, धमनी में रक्त बहता है और एक आपके सीरा में रक्त बहता है। सीरा में रक्त बहता है जो अशुद्ध होता है। धमनी जब हाथी चलता है, धम धम की आवाज आती है, हाथी शुद्ध शाकाहारी है, तो धमनी में भी शुद्ध रक्त बहता है। ये जब शुद्ध रक्त बहने करने में इनमें अगर रक्त प्रवाह रुक जाता है साथियों, तो हृदयाघात होता है मेरे भाइयों। अगला देखो, डायबिटीज किस हार्मोन से संबंधित है? डायबिटीज कब होता है मेरे भाइयों? मधुमेह रोग होता है जो इंसुलिन कहां से स्त्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। कोविड-19 किसके कारण होता है साथियों? कोरोना वायरस के कारण। बहुत प्रचलित प्रश्न है, उस समय बहुत आता था साथियों। हैजा किस जीवाणु से होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस और बर्डेटेला साथियों। इस कौन से होगा? विब्रियो कोलेरी शायद। देखिएगा साथियों, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी हैजा किससे हो जाएगा? आपके विब्रियो कोलेरी से साथियों। टाइफाइड किससे फैलता है साथियों? टाइफाइड दूषित पानी और भोजन से फैलता है। किससे फैलेगा? दूषित पानी और भोजन से फैलेगा मेरे भाइयों। अगला देखो, रेबीज किसके काटने से फैलता है साथियों? रेबीज के लिए कुत्ता भी काट जाए तो भी हो सकता है और बंदर काट जाए तो भी हो सकता है साथियों। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिए, लेकिन दोनों से सही होगा। अगला देखो, मानव शरीर साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जो मेन है ना, इसको खास तौर पे ध्यान रख लेना। मानव शरीर आ गया मेरे भाइयों। क्या आ गया? मानव शरीर। ये अपने सबसे मोस्ट प्रश्न 71 से 93 प्रश्न जो इसी के हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। इसी को अपन अपने शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं साथियों। जितने भी क्रियाक्रम होते हैं ना, वो यहीं पे चेक होंगे आपके। रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है आपके साथियों आरबीसी। आरबीसी का ये प्रमुख कार्य है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या होगा सर? डब्ल्यूबीसी का होता है रोगों से लड़ना, रोगों से लड़ना। तो सर प्लेटलेट्स का क्या होगा? प्लेटलेट्स का होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना मेरे भाइयों। तीनों के अलग अलग कार्य हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं साथियों? 4 कक्ष होते हैं मानव में। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा साथियों? क्या पेट है, क्या लीवर है, क्या किडनी है, क्या बड़ी आंत है? क्या नहीं साथियों, लीवर है। अगर सबसे बड़ा अंग की बात करें तो अगर छोटी आंत होता तो छोटी आंत हो जाता। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी क्या करती है? रक्त को शुद्ध करती है मेरे भाइयों। इस प्रकार से छोटी सी रहेगी, सेव के आकार की रहेगी साथियों। जैसे ये धमनी जुड़ी, इसके साथ में यहां पर जुड़ी हुई रहेगी। और ये इस प्रकार से इनके अंदर क्या होते हैं साथियों? नेफ्रॉन जुड़ी होती है बहुत लाखों की संख्या में। तो ये क्या काम करती है? रक्त को शुद्ध करने का। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या साथियों? अभी अपन ने बात करा, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती है साथियों? रोगों से लड़ना सिखाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करेगी? आपको रोगों से लड़ना सिखाएगी, रोगों से लड़ना सिखाती है आपको साथियों। अगला देखो, रक्त का जमना। अच्छा, ये पूछा प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य रक्त को जमाना मेरे भाइयों। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है साथियों? श्वसन तंत्र में सबसे मेन कौन है आपके? फेफड़े, लीवर, किडनी या फिर हृदय साथियों। उत्सर्जन के अंदर तो किडनी आ जाती है, श्वसन के अंदर फेफड़े। हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहता है साथियों? कई बार कहते हैं ना कि घुटने पे चोट लगी, लिगामेंट खराब हो गए। जहां दो हड्डियां आपस में जुड़ रही है उस जगह को अपन कहते हैं लिगामेंट साथियों। लिगामेंट खराब हो गए इसके। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी मेरे भाइयों यहां पर है। कौन सी है? कान की है, स्टेपस। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है साथियों? लार में टाइलिन और एमाइलेज, टाइलिन और एमाइलेज नामक आपके एंजाइम पाया जाता है। तो एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सब किसमें होता है साथियों? अमाशय में। रेनिन जो होता है दूध के पाचन में मदद करता है मेरे भाइयों। किसमें मदद करेगा? आपके दूध के पाचन में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है साथियों? इस प्रकार से अगर अपना मस्तिष्क है तो यहाँ पर तो अनुमस्तिष्क हो गया, इस प्रकार से ये मस्तिष्क का पूरा चित्र हो गया। तो ये जो पार्ट है साथियों, इसको कहते हैं अपन प्रमस्तिष्क कहते हैं। हिंदी में तो प्रमस्तिष्क कहते हैं साथियों, लेकिन यहाँ ऑप्शन है सेरेब्रलम। सेरेब्रम, सेरेब्रम कहा जाता है कई बार, कई किताबों में सेरेब्रम भी लिखा हुआ है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। हमारे शरीर के रक्त का 55% भाग है। रंग कैसा होता है? गाढ़ा चिपचिपा होता है साथियों, और हल्का पीला रंग होता है। कैसा होगा? हल्का पीला रंग होता है इसका साथियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है साथियों? महाधमनी है, वही तो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है इसीलिए तो इसको महाधमनी कहा गया है साथियों। अगला देखिएगा, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है मेरे भाइयों? क्या हृदय करता है? क्या किडनी करती है? क्या लीवर, फेफड़े? अभी अपन ने बात करा रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी। पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा साथियों? HCl है। इसी को कहते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
इसी को अपन कहते हैं जठर रस। साथियों कई बार ऐसा होता है कि आपने भोजन बहुत ज्यादा ले लिया, जिसकी वजह से पेट में क्या होगी, अम्लता की मात्रा ज्यादा होगी, एसिडिटी होगी, खट्टी डकार वगैरह आने लगती है। तो आप क्या करते हो मेरे भाइयों, इनो लेते हो। क्या लेते हो? इनो लेते हो। उस इनो के अंदर होता है आपके MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार होता है मेरे भाइयों। क्या होता है? क्षार। जैसे ये लिया, इसने अम्ल के ऊपर अटैक करा और काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में जो एड आता है वो सही है साथियों, बहुत ही जल्दी ये अभिक्रिया संपन्न होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा साथियों? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा साथियों? पूरा नहीं लिखा हुआ प्रश्न। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करेगा आपको साथियों? पूरे हृदय को कंट्रोल कौन करता है साथियों? अब अपना हृदय खुद तो कर नहीं सकता, तो कौन करेगा साथियों? मस्तिष्क करेगा साथियों। अब देखिएगा कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो साथियों है नहीं यहाँ पर, लेकिन अब 88 मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां मेरे भाइयों? 206 है। ये प्रश्न संख्या होगी आपके 88। 89 प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों, पूरा 100 टाइप का हुआ नहीं है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी साथियों, सबसे छोटी कान की तो अपन ने पढ़ ली, सबसे लंबी हड्डी मेरे भाइयों कौन सी हो जाएगी? आपके जांग में होगी साथियों। जांग की कौन सी हो जाएगी? फीमर। 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर कहता है आपके साथियों, मानव आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? मानव आंख का रंग किस पर निर्भर करेगा साथियों? अगर मैं बात करूं मानव आंख का रंग, आंख के रंग की अगर मैं बात करूं साथियों, आंख के रंग को कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? आंख को कंट्रोल या फिर आंख का रंग, आंख का रंग कौन प्रदान करता है? तो साथियों आपके आइरिस जो होती है उसकी वजह से आंखों का रंग प्रदान किया जाता है साथियों। अगली मैं बात करूं प्रश्न संख्या 91। 91 की बात करें साथियों, रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है साथियों? आरबीसी के कारण होता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? रेड के लिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है साथियों। अगली मैं बात करूं, श्रवण अस्थियां कहां पाई जाती है साथियों? श्रवण अस्थियां है तो वो सुनने वाली अस्थियां तो है मेरे भाइयों, श्रवण अस्थियां। श्रवण अस्थियां कहां पाई जाएगी? आपके कान में ही पाई जाएगी। अगले 93 नंबर प्रश्न, पसीना किस अंग द्वारा बनता है? पसीना किस अंग द्वारा बनता है साथियों? ये अपने बनता है त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा बनता है साथियों? त्वचा के द्वारा। आनुवांशिकी, अब साथियों 7 प्रश्न में ले रहा हूं आनुवांशिकी के मेरे भाइयों। किसके ले रहे हैं? आनुवांशिकी के। तो पहला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है आनुवांशिकी का मेरे भाइयों। आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? कौन है साथियों? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है साथियों? ग्रेगर जॉन मेंडल है। 95 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, डीएनए की संरचना किसने बताई है? डीएनए की संरचना बताइए आपके साथियों, वाटसन व क्रिक ने साथियों। प्रश्न संख्या 96 मेरे भाइयों, गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं साथियों? ध्यान देना, ये अपना पूरी कोशिका रहेगी। यहाँ पर नाभिक आपके ये क्या रहेगा? केंद्रक रहेगा। केंद्रक के अंदर जाकर के अक्सर ये इस प्रकार से गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों। कहां पाए जाएंगे? नाभिक कह दो या केंद्रक कह दो। प्रश्न संख्या 97, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर करे? मेंडल ने प्रयोग जो करे साथियों कौन से पौधे के ऊपर करे हैं? वो किस पौधे पे करे? मटर के पौधे पे करे साथियों। 98 की बात करूं साथियों, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न संख्या 99 साथियों, जीन्स कहां पाए जाते हैं साथियों? ये जीन्स ही निर्भर करते हैं कि आपका बॉडी का रंग कैसा होगा, आपकी आंखें कैसी होगी, आपके बालों का रंग कैसा होगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होगा साथियों? 100 नंबर का प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होगा साथियों? ये 100 नंबर साथियों। अभी जैसे बात करी पसीना, अपने शरीर का कौन सा अंग बाहर निकालता है? त्वचा निकालती है साथियों। पसीना भी वैसे बहुत ज्यादा गर्मी में साथियों पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हो रही है, पंखा चला नहीं सकते, फिर भी क्लास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। बेसब्री से इंतजार करते हैं छात्र, तो उसी इंतजार को ध्यान में रखते हुए साथियों जो प्रश्न अपने नहीं छप पाए थे
उनको मैंने हाथ से लिख दिया साथियों। उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी साथियों। इसी प्रकार के मैथ्स की 100 प्रश्नों की क्लास कल आएगी साथियों। मैथ्स की 100 प्रश्नों की क्लास कल आएगी साथियों। उसमें अगर पढ़ लिया तो एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा साथियों। जिस प्रकार से साइंस का मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, साइंस का एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो कल आने वाली क्लास के लिए साथियों बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।